ये टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जीवों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक जो हैं वे क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, एग्जाम में नहीं आएगी। क्या कहेंगे कि जीवों में मिलने वाले सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, वो जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है, इससे अगला पेज, ये पेज नंबर 142 है। कोई ऑब्जेक्टिव यहां से नहीं बनता है। अगला ऑब्जेक्टिव कहां से बनेगा? पेज नंबर अपन देखते हैं नेक्स्ट 143 नंबर पेज पे क्या खास बता रखी है? बात बता रखी है कि जीवों में रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें। कोई भी जीव है, कोई भी उसका टिश्यू है, कोई भी उसकी सेल है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? रासायनिक संगठन समझ गए, केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस कैसे करें। तो ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं भैया? कोई भी टिश्यू ले लेंगे, कोई भी टिश्यू है किसी भी जीव का, उसको किसमें मिक्स करेंगे? ये ध्यान में रखना, ये यहां से प्रश्न बनता है ना। टिश्यू ले लेंगे, उस आपकी बुक में एक सिंपल सा प्रोसीजर दे रखा है कि कोई भी टिश्यू ले लिया, टिश्यू में क्या मिला देंगे भाई? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, है ना। सी ट्राइक्लोरो हो गया, CCOOH, ये इसका फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखेंगे। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है, क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, COOH और ट्राइक्लोरो, तो Cl और Cl, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है। समझ रहे हो क्या करेंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल ले लिया, ये कोई भी टिश्यू है उसको इसमें अपने खरल और मूषण जो होता है ना, उखड़ मूषण, जिससे भी जो बॉडी बिल्डर जो बनाता है ना आपका, वो चल रहा है, उसमें क्या करेंगे? उसको अपन मिक्स कर लेंगे दोनों। ठीक है, कोई भी टिश्यू है उसको, और एक तरह से आप मान लो कि ग्राइंडर में उसको पीस लेंगे, तो क्या प्राप्त होगा? अपने को एक सलरी प्राप्त होगी, इनका जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा ना, सलरी प्राप्त होगी। उस सलरी को हम छानेंगे, ये ध्यान में रखना। तो ये तो हो जाएगा फिल्ट्रेट, जो छन गया वह तो फिल्ट्रेट हो गया, और जो उस छलनी में ऊपर रह गया ना, वह क्या हो गया? भारित हो गया। ध्यान से सुनना कि भैया जैसे अपन चाय बनाते हैं ना, तो चाय में से जो चाय छन गई वह तो क्या है? उस पानी में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल हो गई ना। इसी प्रकार एसिड में कुछ जो सोल्यूबल होंगे वो तो फिल्ट्रेट में आ जाएंगे, और जो इनसोल्यूबल होंगे वो क्या रह जाएंगे? वो भारित में रह जाएंगे। समझ गए? तो यहाँ ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि बार बार शब्द आएंगे। एक तो एसिड में सोल्यूबल, एक तो एसिड में सोल्यूबल, ऐसा कैसे शब्द आएंगे? सोल्यूबल इन एसिड या फिल्ट्रेट, जिसको कहेंगे अपन फिल्ट्रेट कहेंगे। समझ गए? और ये क्या है? एसिड में इनसोल्यूबल, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? भारित कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना, आपकी बुक में टिक लगा लेना, यहां से प्रश्न बनता है। 142 नंबर पेज की बात है। दो चीजें अपने को प्राप्त होती है, कोई भी चीज छानते हैं तो एक तो जो चालनी है उसके ऊपर चाय बच गई वो, और एक जो चाय कप में गिलास में आ गई वो। ठीक है, यहां पर क्या है? एसिड में जो विलय है वो चीज आ गई है, और ये चालनी के ऊपर है, उसको क्या कहेंगे बच्चा? भारित कहेंगे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। देखिए, यदि उत्तकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए, ये आपके बढ़िया काम का प्रश्न है। अगर टोटल टिश्यू जो है ना, ये बहुत बार प्रश्न आ जाता है, लोग गलत करके आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाए, अगर कोई भी टिश्यू है उसको बर्न कर दिया जाए, जला दिया जाए, तो एस प्राप्त होगी, राख प्राप्त होगी। राख में किस प्रकार के पदार्थ मिलेंगे अपने को? बताओ, देखें, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। राख में किस प्रकार के पदार्थ मिलेंगे? ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें क्या करते थे यार, जो टिश्यू है उसको जलाया है ना, तो कम से कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। लेकिन आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये यहाँ पर पॉइंट आउट करना जरूरी है, शब्द को ध्यान में रखना जरूरी है, लाइन को ध्यान में रखना जरूरी है। क्या कि यदि उत्तकों को, यदि टिश्यूज को कंप्लीटली बर्न किया जाए, उनको जलाया जाए, तो क्या हो जाएगा? सभी कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में अलग हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे सारे पदार्थ, और किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड व जल। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, वो तो सारे कार्बनिक पदार्थ, जैसे मान लीजिए लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, ये सारे क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड व जल में बदल करके वाष्पित हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा वहां पर। समझ गए बात को? ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड व जल बन जाएगा। समझ गए ना बात को? प्रश्न क्या बनता है कि भस्म ASH, ठीक है, भस्म में या राख जो बनी है उसमें कौन से
पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये बताएंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखना, शब्द इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था शब्द इंपॉर्टेंट है। यहां पर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ध्यान में रखना। प्रश्न का कैसे बनेंगे आप लोगों से कि जो सेंटेंस देंगे, कोई भी सेंटेंस देंगे उसमें ट्रू या फाल्स आपको छांटना पड़ेगा कि रॉन्ग सेंटेंस है उसको छांटिए। तो आप ध्यान में रखेंगे कि यदि उत्कों को पूर्ण रूप से जलाया जाए, ये तो प्रश्न हो जाएगा, तो कौन सा उसमें कौन सा कथन गलत होगा, लिख देंगे सभी कार्बनिक पदार्थ जो है ना ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में अलग हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है, एस जो है, भस्म जो है, राख जो है, उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट की जगह क्या लिख देंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो आप सोचेंगे हाँ ठीक है भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लेकिन कंपाउंड्स नहीं होते, क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, जैसे कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, और जैसे इनऑर्गेनिक में कौन कौन से, कौन है, ये सब इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे सारे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, वो सिर्फ अम्ल घुलनशील अंश में मिलते हैं, समझ गए। अम्ल घुलनशील का मतलब जो फिल्ट्रेट अपने प्राप्त किया था ना, उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, समझ गए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो कहां से कहां किसमें मिलेंगे, जो एसिड सोल्यूबल जो फिल्ट्रेट अपन ने प्राप्त किया था उसमें क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी कब्बू कह रही है। प्रश्न यहां से बनता है। ठीक है, आप लोगों से पूछे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां पर मिलेंगे भाई, एसिड सोल्यूबल जो मटेरियल है उसमें मिलेंगे, ठीक है, या फिल्ट्रेट में मिलेंगे। बात समझ में आ गई क्या यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट, यहां तक नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है आप लोगों का कि जीवों तथा निर्जीवों में, लिविंग व नॉन लिविंग जो एलिमेंट्स जो है ना, उनमें पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना। जैसे मान लो कि ये तो क्या है, भूपर्पटी, अपर लेयर क्या कहलाती है, भूमि की क्रस्ट। क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट जो है वो कितना परसेंट पाया जाता है, उसका भार का प्रतिशत, टोटल भार का प्रतिशत, और मानव शरीर का टोटल भार का कितना परसेंट ये पाया जाता है। यहां पर प्रश्न बनता है, इसलिए कह रहा हूं ये गलत मत कर देना, आप इसको छोड़ दो कि नहीं कि सर ये तो क्या है, इसको क्या याद करेंगे, चैप्टर पढ़ लिया, नहीं, ये चीजें जो है ना आपको रीड करना जरूरी है। पेज नंबर 143 की खास बातें हैं ये, पेज नंबर 143। अब आप लोगों से पूछे हाइड्रोजन जो है वह क्रस्ट में कितना परसेंट पाया जाता है, 0.14%, समझ गए, और ह्यूमन बॉडी में 0.5%। देखो ध्यान से, एक एक पर्सन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन क्रस्ट में 0.14%, ऊपरपट्टी में 0.14%, कार्बन 0.03%, ऑक्सीजन 46.6%। सबसे ज्यादा क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया प्रश्न, समझ रहे ना बात को। सबसे ज्यादा क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन, कितना परसेंट, 46.6%, समझ गए। नाइट्रोजन जो है ना वो जनरली क्रस्ट में एब्सेंट होता है या बहुत कम पाया जाता है, जहां पर बहुत कम, ठीक है ना, बहुत कम पाया जाएगा। और सल्फर कितना है, 0.03%, सोडियम 2.8% ओनली, कैल्शियम है 3.6%, मैग्नीशियम है 2.1% और सिलिकॉन है 27.7%। देखिए अब यहां पर्सन कैसे बनेगा, पहले बॉडी को और देख लो, ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार से पाए जाएंगे भैया। ये हाइड्रोजन है 0.5% है, कार्बन जो है 18.5%, ठीक है। अब आप लोगों से पूछे भैया ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट पाया जाता है, देखिए क्रस्ट में 46.6% और ह्यूमन बॉडी में 65%। ये खास बात है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है। फिर नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है अपनी बॉडी में, 3.3%। न्यूक्लिक एसिड्स में, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन पाया जाता है ना, तो 3.3%, ठीक है ना, 3 नाइट्रोजन 3%, 3.3%। बात समझ में आ गई। सल्फर जो है, इधर देखो सल्फर जो है क्रस्ट में पाया जाता है 0.03%, लेकिन ह्यूमन बॉडी में 0.3%, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखना इस बात को। सोडियम जो है भूपर्पटी में कितना, 2.8,
और यहाँ पर 0.2, बहुत कम सोडियम पाया जाता है। कैल्शियम जो है 3.6, यहाँ पर 1.5, ठीक है। और इधर देखिए, और मैग्नीशियम 0.1 और सिलिकॉन नगण्य, बिल्कुल कम। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। आप लोगों से पूछ ले, भैया इसको आप बताइए कि किस प्रकार से ये जो है ना एलिमेंट्स जो है उनका क्रस्ट में पूछ लेंगे या ह्यूमन बॉडी में पूछ लेंगे, इनका बढ़ता हुआ क्रम क्या है, ठीक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेंगे। भैया सबसे मैक्सिमम कौन सा पाया जाता है बताओ। देखें आप इनको अपन कर लेते हैं। मैक्सिमम क्या है बताओ भैया। यहाँ पर तो पहले क्या है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, समझ गए ना, नाइट्रोजन हो गया ना। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद कौन सा है देखिए, 3.6 ये रहा सिलिकॉन। नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, फिर सिलिकॉन के बाद 3.6 है क्या 3.6 कैल्शियम। ये देखिए ये किस प्रकार का ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ही है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, फिर उससे कम सिलिकॉन, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर उससे कम सोडियम। तो इसी रूप में कम से कम 5 तक आप ध्यान में रखें। ये तो क्या है, किस प्रकार का हो गया, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये ऑर्डर कौन सा हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर भी देख लो आप, इसी का असेंडिंग ऑर्डर भी बना लो। यह है एनालिटिकल स्टडी, इसे कहते हैं एनालिटिकल स्टडी। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। आपने सोच लिया सर मैंने तो पढ़ लिया और आ गया प्रश्न में, वो क्या पता ऐसा प्रश्न आ जाएगा, लेकिन प्रश्न तो बनता है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। ये तो क्रस्ट में पूछ लिया। अब ह्यूमन बॉडी में आप देखिए, पहले अपन डिसेंडिंग ऑर्डर ही देख लेते हैं। मैक्सिमम क्या है भैया, ऑक्सीजन। मैक्सिमम क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या है भाई, कार्बन, है ना। ऑक्सीजन के बाद क्या है, कार्बन। कार्बन के बाद क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, कार्बन के बाद, फिर नाइट्रोजन के बाद क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम, फिर कैल्शियम के बाद क्या है, 0.3, 0.5 हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ह्यूमन बॉडी में डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे आप लोग तैयार करें। आप लोगों से सबसे ज्यादा, आप लोगों से पूछे क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑप्शन ए में से आपको छांटना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आपने ये देखो, आपने क्या प्रश्न सोचा कि भाई क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आपको क्या ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। आपको और ऑप्शन दे दिया, सल्फर दे दिया, सोडियम दे दिया, कैल्शियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, तो इन्हीं में से छांटना पड़ेगा। जो ऑप्शन में दिया उसमें मैक्सिमम कौन सा पाया जाता है ये पूछ रहा है वो। वैसे मैक्सिमम तो कौन सा है, ऑक्सीजन है। वैसे मैक्सिमम कौन सा है, ऑक्सीजन है। और मिनिमम कौन सा है, मिनिमम देखे देखें इसमें 0.03, दोनों सेम ही है, कार्बन और सल्फर, यही तो है ना मिनिमम। कार्बन और सल्फर दोनों 0.03% पाया जाता है। ये है बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि नीट की एग्जामिनेशन है। प्रश्न जो है ना वह कहीं से भी बन सकता है, आपकी बुक में से बनेगा, लेकिन गलती आप मत करना ना, यह टेबल जो है आपको याद होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। अब आपको इसको बंद करके भी, आंखें बंद करके आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाइड्रोजन क्रस्ट में कितना है 0.14, फिर क्या है कार्बन कितना है 0.03, और कार्बन के बराबर क्या है सल्फर है, ये भी दो याद हो गए। नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन का सबको पता है 46.6, ऑक्सीजन क्या है 46.6 है, याद रखना। फिर सोडियम 2.8, कैल्शियम 3.6, मैग्नीशियम 2.1 और सिलिकॉन कितना है 27.7। इसका मतलब सेकेंड लार्जेस्ट क्वांटिटी किसकी होती है, सिलिकॉन की होती है, और सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है क्रस्ट में, ऑक्सीजन की। ध्यान में रखना इस बात को कि ये परसेंट है वेट का, है ना, टोटल वेट का परसेंट है ये, आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। और ह्यूमन बॉडी में तो सिंपल सा है, ओसी नाई
कैल्शियम हाई, है ना, OC9 कैल्शियम हाई, OC9 कैल्शियम हाई, याद हो जाए। OC ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और कैल्शियम और हाई हाइड्रोजन, ये है OC9 कैल्शियम हाई, ये अपनी बॉडी में है OC9 कैल्शियम हाई, ये ध्यान में रखना। अब इनकी मात्रा भी देख लो, 65, 18.5, नाइट्रोजन की कितनी है 3.3, फिर कैल्शियम की कितनी है 1.5 और हाइड्रोजन की कितनी है 0.5। इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रखें, मिनिमम और मैक्सिमम का डाटा बना ले, प्रश्न यहां से बनता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, एमिनो एसिड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। एमिनो एसिड्स के बारे में बहुत माइनर बातें हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न तो यहीं से बनने वाले हैं ना, इसलिए ये छोटी छोटी बातें जरूर है, लेकिन ये अपना जो है पेपर बहुत सही करवाने वाली है, ये ध्यान में रखना, प्रश्न यहां से बनता है। एमिनो एसिड्स जानते हैं आप लोग, फैक्ट्स में बता रहा हूं एमिनो एसिड्स के बारे में कि एमिनो एसिड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ध्यान में रखो, सिंपल सी बात है, कोई खास यहां से प्रश्न नहीं बनता। लेकिन मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है ना वो गलत कर देते हैं, हर छोटी सी बात को गलत कर देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता, जनरली ये प्रश्न गलत कर देते हैं कि एमिनो एसिड जो है ना वो प्रतिस्थापित मेथेन है, सब्स्टिट्यूट मेथेन। कैसे है, मेथेन जो होता है ना उसमें 4 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, सबको पता है, ठीक है ना, 1 कार्बन परमाणु पाया जाता है, 4 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। ये 4 हाइड्रोजन परमाणु जब 4 अन्य परमाणु द्वारा सब्स्टिट्यूट किए जाए, प्रतिस्थापित कर दिए जाए ना, तो क्या बनते हैं, एमिनो एसिड्स बनते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले प्रश्न कि एमिनो एसिड्स क्या है, तो आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूट मेथेन है, एकदम राइट बात है, गलत मत कर देना, समझ गए ना बात को। यह है नोट करने वाली बात है, छोटी बात है लेकिन मोटी बात है, अगर ये गलत हो गया ना तो जोर का झटका धीरे से लग जाएगा, ये ध्यान रखना, प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्या खास बात है, इसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन परमाणु पर ध्यान में रखना, ये जो कार्बन परमाणु है वो कौन सा कहलाता है, अल्फा कार्बन एटम्स कहलाता है। अल्फा कार्बन परमाणु पर क्या क्या कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं एमिनो एसिड्स में, पता है आपको, नहीं पाए जाते, नहीं पता, बता देता है। देखिए, एक तो एमिनो ग्रुप पाया जाता है, कौन सा ग्रुप पाया जाता है बच्चा, एमिनो ग्रुप, ढंग से बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एमिनो ग्रुप पाया जाता है, NH2 समूह, ठीक है, NH2 ग्रुप पाया जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन हटा दो, NH2 लगा दो, लग गया। दूसरा पाया जाता है एक अम्लीय समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, COOH ग्रुप पाया जाएगा, बात समझ में आ गई, ध्यान से सुनना जरूरी है, NH2 और COOH, ठीक है ना, ये सबको पता है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनने वाला है, प्रोटीन बनने वाले हैं, आगे आप पढ़ा होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, यहां हम बातें कर रहे हैं सिर्फ NCERT, ठीक है। तीसरी बात क्या है, एक एमिनो ग्रुप और एक COOH अम्लीय समूह या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ना, वह क्या करता है, प्रतिस्थापित रहता है, हाइड्रोजन का हटा करके खुद जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं अपन, अल्फा एमिनो एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अल्फा एमिनो एसिड्स कहते हैं। क्या खास बात है कि इनका जो अल्फा कार्बन जो होता है मीथेन का या मेथेन का, अल्फा कार्बन एटम जो होता है उसमें हाइड्रोजन एटम्स को ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कौन, एमिनो समूह, एमिनो ग्रुप और COOH ग्रुप, इसलिए एमिनो एसिड्स किस प्रकार के कहलाते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, किस प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो किस प्रकार के बताएंगे बच्चा, अल्फा एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, आपको भी समझ में आ गया होगा, अल्फा एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा एक हाइड्रोजन बचा रहता है, इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, और फिर एक R ग्रुप पाया जाता है, ये चेंजेबल है, भिन्न भिन्न परिवर्तनशील समूह है, R समूह, इसको एल्किल समूह कोई भी इसमें हो सकता है, और R समूह की प्रकृति जो है ना उसके आधार पर एमिनो कई प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, एमिनो एसिड्स के कई टाइप्स पाए जाते हैं, किसके आधार पर, R ग्रुप जो है ना, एल्किल समूह जो है उसके आधार पर, समझ गए, कई प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न बनता है। क्या क्या बात सीख ली, एमिनो एसिड जो होते हैं ना प्रतिस्थापित मेथेन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथेन। दूसरी बात, एमिनो ग्रुप पाया जाता है, COOH ग्रुप जो है ना वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहां पर जुड़ जाते हैं, इसलिए ये एमिनो एसिड्स किस प्रकार के होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं। और एक और ग्रुप, एक हाइड्रोजन पाया जाएगा और एक और R ग्रुप और पाया जाएगा, उस R ग्रुप का जो नेचर है ना
उसके आधार पर एमिनो एसिड्स कई प्रकार के होते हैं, देखो चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए अब उपलब्धता के आधार पर कुल एमिनो एसिड्स कितने होते हैं 21 कि वर्तमान में कुल एमिनो एसिड्स की संख्या कितनी है 21 है। पहले 20 काउंट होती थी कि 10 तो एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। 10 एमिनो एसिड्स पहले एसेंशियल मानते थे और 10 एमिनो एसिड्स क्या मानते थे नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब जिनको भोजन से अपने को ग्रहण करना पड़ता था, अनिवार्य थी, वो लेना जरूरी है, और बाकी की 10 जो दिन अपने बॉडी में मर जाती हैं, इसलिए वो नॉन एसेंशियल कहलाती है। ठीक है, एसेंशियल को क्या करना पड़ता, अनिवार्य है, बाहर से भोजन के साथ जिनको लेना जरूरी है, वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाती है। तो पहले 20 थी, आजकल कितनी हो गई है 21। कितनी 21। अब देखिए यह पर्सन देखिए एमिनो एसिड्स, इसमें क्या होता है कि अगर R समूह भी हाइड्रोजन हो, देखिए क्या खास बात बता रखा है कि ये है कार्बन, एक पर क्या है H है, एक पर क्या है R है, एक पर क्या है NH2 है और एक पर क्या है COOH। अब ये शर्त रख रखा है कि R समूह में कुछ चेंज कर दें, ध्यान से देखना, यहां से प्रश्न बनता है भैया गलत हो गया तो मेरे को मत कहना, ध्यान से देखना जरूरी है। सुन रहे हो बात को? ठीक है, ये कह रहा है कि यदि R ग्रुप जो है ना उसकी वजह क्या हो जाए हाइड्रोजन लग जाए। R ग्रुप जो है वहां पर ये पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ R ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग जाए। ये हाइड्रोजन लग गया ना तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड बन गया। क्या बन गया भैया सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स, क्योंकि 2 ग्रुप तो होना जरूरी है एमिनो एसिड्स में, एक NH2 और दूसरा COOH। अगर R की जगह हाइड्रोजन लग गया ना तो ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स हो गया। और सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स का एग्जांपल पूछता है तो दैट इज ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स कौन सा है, ग्लाइसिन है बच्चा। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स कौन सा है, ग्लाइसिन है। समझ में आ जाना चाहिए, रट लो, ठीक है, या फिर इसके बटका भर लो, समझ में आ जाएगा। सिंपलेस्ट ग्लाइसिन कौन सा है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स कौन सा है, ग्लाइसिन है। क्यों है भाई, इसमें R समूह की जगह क्या जुड़ गया है, R समूह क्या है नहीं है, इसमें H ही है, सिंपल H। ठीक है, NH2 समूह, COOH समूह, ऊपर H नीचे H। ठीक है, तो HR सर बन गए हैं भैया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया है, ग्लाइसिन बन गया है। अब मिथाइल ग्रुप हो, मिथाइल ग्रुप को यहां पर क्या लगा दो भैया CH3 लगा दो, तो क्या बन जाएगा भैया R समूह, ये एलानीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा एलानीन। एलानीन में क्या होता है R ग्रुप जो है वहां पर क्या होता है मेथाइल ग्रुप होता है, समझ गए। और अगर हाइड्रोक्सी मेथाइल हो यानी कि CH3OH जोड़ दो यहां पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा सीरीन। क्या बन जाएगा सीरीन बन जाएगा। मतलब अगर पूछ लें R ग्रुप अगर हाइड्रोजन हो तो ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो एलानीन और हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो सेरीन एमिनो एसिड्स बनेगा। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई बात, बिल्कुल याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट अपन देखेंगे फिर एमिनो अम्लों की भौतिक एवं रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ये प्रश्न बन गया आपके सामने, आप लोगों से पूछ ले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स आर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर निर्भर करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप ध्यान में रखो, प्रश्न बनता है, प्रश्न बना दिया मैंने, पेज नंबर 144 से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या आएगा भैया एमिनो अम्लों की भौतिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, यह प्रश्न बनता है। तो आप आंसर क्या बताएंगे एमिनो ग्रुप पर, एमिनो ग्रुप का नेचर कैसे उसके ऊपर डिपेंड करेगी, फिर कार्बोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करती है और R जो फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर डिपेंड करती है। 3 जो ग्रुप है ना उसके ऊपर इनका फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा भाई ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। आगे बात समझ में, NH2 समूह पर NH2 ग्रुप पर भी डिपेंड करती है इनकी फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टीज, COOH समूह पर भी डिपेंड करती है और R ग्रुप जो है ना एल्किल ग्रुप जो होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। ये बात देखिए, ये भी प्रश्न है, पूछ लेते हैं कौन सा एसिडिक नेचर का एमिनो एसिड्स है, कौन सा बेसिक नेचर का एमिनो एसिड्स है, कौन सा न्यूट्रल नेचर का
एमिनो एसिड्स है, प्रश्न तो बनता है। समझ गए बात को? तो प्रश्न बनता है। तो देखिए एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड जो होते हैं ना, इनके प्रकारों का कारण क्या है? इनके नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमिनो ग्रुप जो है ना उसकी संख्या कितनी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसकी संख्या कितनी है। अरे एमिनो ग्रुप जो है ना वो बेसिक नेचर का है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, एसिडिक नेचर का है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बढ़ गई संख्या में, नंबर उनके बढ़ गए ना, तो वो एसिड क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और अगर NH2 ग्रुप जो बढ़ गया ना तो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। और दोनों बराबर रहे तो न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा बच्चा। ये है ना, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न यहां से बनता है। देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से आप देखिए, एमिनो एसिड्स जो है ना एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, एक एक एग्जाम्पल दे रहे, बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन ये खास बात है आपको सिंपल एक एक दे रहे। बताओ कितनी, ये गलत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। अरे आपको गुलाब जामुन तीन तीन सी हैं और आपको एक एक गुलाब जामुन दे रहे हैं, बताओ यार ये थोड़ा चलेगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल बहुत है लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ एक एक दे रहे हैं भैया। चलो फिर एक एक को तो याद कर लो इनको। ठीक है, क्या खास बात बता रहे हैं, एसिडिक एमिनो एसिड्स का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड। ठीक है, एसिडिक, एसिड ग्लू। ठीक है, ये ग्लू जो है ना एसिडिक है भैया, खट्टा खट्टा लगता है, ग्लू, ग्लूटेमिक, याद रह जाएगा। एसिडिक नेचर का एमिनो एसिड है ग्लूटेमिक एमिनो एसिड। समझ गए बच्चा? फिर क्षार, ये बेसिक है ना, बुआ जो है ना, बुआ जो है उसके लिए बेस लेके आते हैं रक्षाबंधन पे। ठीक है ना, बेस कहती है ना आपकी मम्मी, बुआ के लिए बेस लाई, बुआ के लिए क्या लेके आई, बेस, क्योंकि बुआ को भी बेस पसंद है, बेस लाई। मतलब बेसिक जो है ना, बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है, लाइसिन किस प्रकार का भैया, बेसिक नेचर का है। ठीक है ना, न्यूट्रल वेलिन, न्यूट्रल वेलिन, न्यूट्रल। ठीक है ना, आप देखो आप ये लिखना एन वैली। ठीक है, कई लिखते हैं सिलिकॉन वैली, आप लिख देना एन वैली लिख देना भैया। ठीक है, याद हो जाएगा, एन वैली याद रखने की गेली। एन वैली क्या हो जाएगी, सिलिकॉन वैली। एन वैली का मतलब न्यूट्रल एमिनो एसिड जो है कौन सा है, वेलिन है। कौन सा है, वेलिन। समझ गए? बताओ, एसिडिक ग्लूटेमिक, एसिड ग्लूटेमिक, बेसिक लाइसिन और न्यूट्रल वेलिन। दया होती है ना, याद होता है बच्चा। अब एरोमेटिक एमिनो एसिड्स का एग्जांपल है, कौन सा एरोमेटिक एमिनो एसिड जो उसका एग्जांपल नहीं है, ऐसे भी पूछ ले पर अपन तो है वाले देखते हैं, पहले याद कर रहे हैं ना, फिर बनाएंगे बाकी के प्रश्न। ये भी प्रश्न बनता है, लाइन टू लाइन बढ़ा रहा हूं मैं, एक भी लाइन नहीं छोड़ रहा हूं, ये ध्यान में रखना। एक भी लाइन हम नहीं छोड़ रहे हैं एनसीईआरटी की, प्रत्येक लाइन से प्रश्न बना रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या बन रहा है इस लाइन से कि एरोमेटिक एमिनो एसिड जो है ना, एरोमेटिक एमिनो एसिड से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में एक ही बात है। एरोमेटिक एमिनो एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, टाइरोसिन, ठीक है, फेनिलएलानिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है ना, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनिलएलानिन याद रखना है ना, टाइरो ट्रिप्टोफेनिल। ठीक है, टाइरो ट्रिप्टोफैन है, या ये लिख दो यार, ये नहीं करेंगे आप। चलो तो क्या लिखेंगे, ट्रिप्टोटायरो का फैन है, ये ट्रिप्टो है ना, ट्रिप्टो किसका फैन है, टायरो का फैन है। ये लाइन यहां पे याद रख लेंगे, ट्रिप्टोटायरो का फैन है, मतलब ट्रिप्टो है ट्रिप्टोफैन, टायरो टायरोसिन और फैन का मतलब फेनिलएलानिन। ठीक है, ये सब क्या है, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं। क्या है बच्चा, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनिलएलानिन। याद रह जाएगा, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलानिन। बात समझ में आ गई? बात यहाँ ये छोटी छोटी बातें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रश्न गलत करके आते हैं, मैंने देखा एग्जाम में ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स कौन सा है, याद नहीं आ रहा। ठीक है, गलत हो गया लोगों का प्रश्न।
एसिडिक एमिनो एसिड्स कौन सा है नीचे, समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्या करे। इसलिए बातें यहाँ पर जो है ना टॉपिक को रुकने वाला टॉपिक है, रुके इसके ऊपर, याद करें, छोड़े नहीं, क्योंकि प्रश्न तो बनता है। ध्यान से 90% बनाने वाला है एक चैप्टर में से, मतलब 3-4% तो बनने वाले हैं। इसका मतलब कोई भी लाइन अपनी छूटनी नहीं चाहिए। अगला पेज देखते हैं क्या कह रहा है कि विभिन्न विभिन्न वेरियस पीएच जो वाले जो सॉल्यूशन है ना, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, एमिनो अम्ल किस रूप में पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं। कोई जैसे एमिनो एसिड्स की क्या खास बात होती है, अरे भैया एमिनो एसिड्स में NH2 ग्रुप भी है जो बेसिक नेचर का है, COOH ग्रुप भी है जो एसिडिक नेचर का है। तो क्या करें, किस पीएच में, किसी पीएच वाले सॉल्यूशन में डालें तो नेचर क्या होगा, किस प्रकार ये आयोनाइज्ड होंगे, दिमाग में प्रश्न तो बनता है ना। तो याद रखें, आपकी किताब में खास इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, विभिन्न पीएच वाले विलयनों में एमिनो अम्ल किस रूप में होते हैं। ऑप्शन ए धनायन, ऑप्शन बी ऋणायन, ऑप्शन सी ज्वीटर आयन, ऑप्शन डी, सर्दियां आ रही है इसलिए मैंने कह दिया स्वेटर आयन। कौन सा, स्वेटर, ठीक है ना, स्वेटर आयन कर लो, ठीक है। धनायन, ऋणायन, ज्वीटर आयन, स्वेटर आयन, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, किस रूप में होंगे एमिनो एसिड्स, ज्वीटर आयन के रूप में। किस रूप में होंगे बच्चा, ज्वीटर आयन, किस रूप में, ज्वीटर आयन के रूप में रहती है जनरली। बात समझ में आ गई, किस आयन के रूप में होंगी, ज्वीटर आयन के रूप में होंगी। एक्सप्लेनेशन क्या है ये देखिए, एक इस रूप में रह सकती है NH3 COOH CH और R, इन दोनों के बीच का जिस भी पीएच सॉल्यूशन में डालेंगे ना तो ये आयन बढ़ेगा। ये बहुत बार पूछ लेते हैं, इसको कहते हैं ज्वीटर आयन। देखिए COO माइनस HR और NH3H3+N, समझ गए, समझ गए क्या, ये कौन सा आयन है, ज्वीटर आयन। स्वेटर आयन मत कर देना, गलत हो जाएगा, सर्दियों में स्वेटर मत याद कर लेना, ज्वेटर आयन, ज्वीटर आयन याद रखना। इसका ये स्ट्रक्चर है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, प्रश्न तो बनता है, ठीक है, याद रह जाएगा। वेरियस पीएच वाले सॉल्यूशंस में अगर एमिनो एसिड्स के को डालें तो कौन सा आयन बनाता है, ज्वीटर आयन बनाता है। समझ में आ गई बात, जो लिख दिया ना वही एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे टेंशन मत करना कि ज्वीटर आयन आपको पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा, सीधी सी बात है, वरना और कुछ नहीं पूछा जाएगा। लिपिड्स के बारे में पर प्रश्न आ रहे हैं, लिपिड्स जो है एमिनो एसिड्स के बारे में इतनी सी बातें बता रखी है। अगर इतनी सी बातें आपने नहीं याद की ना तो फिर क्या मतलब, बता, इतना बड़ा चैप्टर है, इतनी सी बातें हैं, 20 बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। और इनके जो फॉर्मूला जो है उनसे संबंधित भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो मैंने बात बताई है ना वो आप याद कर लें, ठीक है। देखिए अब लिपिड्स, देखिए भैया इधर देखिए, लिपिड्स के बारे में क्या क्या फैक्ट्स आपकी बुक में दे रखे हैं। देखो आपको सबको पता है लिपिड्स जो होता है ना, वैसे तेल है, घी है, और इनके बारे में नॉर्मल बात सबको पता है कि वाटर इनसोल्यूबल होती है, ये कभी पानी में घुलनशील नहीं होती है, सीधी सी बात है ना। दूसरी बात क्या है, इनमें एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, COOH समूह होता है। क्या होता है बच्चा, कार्बोक्सिलिक समूह, इनमें क्या होता है, COOH ग्रुप, ठीक है, जो किससे जुड़ा होता है, R ग्रुप से जुड़ा होता है, RCOOH, ठीक है। ये बात समझ में ध्यान से सुनना, ठीक है। और तीसरा क्या है, R ग्रुप जो होता है ना वो कई रूप में हो सकता है, जैसे उसमें अपन ने देखा था मेथिल में भी हो सकता है CH3, एथिल ग्रुप में भी हो सकता है C2H5, अथवा उच्च संख्या वाले CH2 समूह भी हो सकता है, समझ गए। CH3 में भी हो सकता है, C2H5 में भी हो सकता है, CH2 समूह में भी हो सकता है। और उच्च संख्या वाले मतलब इनमें कार्बन परमाणु कहां से कहां तक हो सकते हैं, 1 से 19 तक, ठीक है। ये लिपिड्स जो होते हैं ना इनको सिंपल लिपिड्स कहेंगे। सिंपल लिपिड्स का मतलब क्या है, इनमें सिर्फ फैटी एसिड्स ही पाए जाते हैं, ग्लिसरॉल नहीं पाए जाते, फैटी एसिड्स है ना, इनमें सिर्फ COOH ग्रुप ही और R ग्रुप ही इसमें प्रेजेंट होते हैं सिंपल लिपिड्स में। बात समझ में आ गई, दो ग्रुप कौन कौन से हैं, COOH और R ग्रुप, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं बाकी। देखो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है
कि पामेटिक अम्ल जो होता है या पाल्मिटिक एसिड, एनसीईआरटी की बुक की लाइन से बनाया प्रश्न है। आंसर आप लोगों को देना है कि पामेटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित COOH ग्रुप पाया जाता है। ये सिंपल एसिड है। सिंपल एसिड क्या है? सिंपल लिपिड्स हैं। पामेटिक अम्ल क्या है? सिंपल लिपिड है। ठीक है, आप लोगों से पूछ ले, प्रश्न आ गया सिंपल सा, लाइन उठा करके पूछ लिया। लाइन क्या थी कि पामेटिक एसिड जो है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उस सहित उसको ऐड करके, उसको जोड़ करके, ठीक है, कितने कार्बन परमाणु, टोटल कितने कार्बन एटम्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन डी 16, ऑप्शन बी 16 और ऑप्शन डी 18। क्या आंसर आएगा बताओ देखें। 17, वेरी गुड। 17 आंसर आपने बताया है, बहुत राइट। ये आंसर नहीं है, ठीक है ना। पामेटिक अम्ल जो है उसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित, कार्बोक्सिलिक समूह मतलब कोई भी पामेटिक एसिड है उसमें कार्बन कार्बन जुड़ रहे हैं और एक COOH ग्रुप भी जुड़ा रहा है, तो इस ग्रुप का कार्बन भी अगर ऐड करते हैं तो ये पूछ रहा है कुल कितने कार्बन परमाणु, टोटल कितने C एटम्स पाए जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 कार्बन। ठीक है ना। पाम हथेली है, हथेली पर 16 लिख लो बच्चा, याद हो जाएगा। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। अगर COOH हटा ले, रहित पूछ ले, तो आप एक कम कर देना बच्चा, 15 कर देना, गलत मत कर देना आंसर, क्योंकि प्रश्न तो बनता। पाम मीन्स क्या होती है? हथेली होती है ना। तो पामेटिक अम्ल में भी कितने होते हैं? 16 होते हैं बच्चा। कितने होते हैं? 16। समझ गए बात को? 16 लिख लो यहां पर, याद हो जाएगा। पामेटिक अम्ल जो होता है उसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित कुल कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, तो दैट इज 16। सिंपल सा प्रश्न बनता है, लेकिन गलत होने वाला है, हर कोई तैयार नहीं रखता है। एक और प्रश्न, एरेकिडोनिक अम्ल, यार किडनी में भी है क्या कोई? एरेकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन से कुल कितने कार्बन पाए जाते हैं? एरोकिडोनिक अम्ल में आपकी एनसीईआरटी का बुक है, सिंपल सा एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, हर कोई स्टूडेंट बता सकता है। तो बताइए, एरेकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित कुल कितने कार्बन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन डी 19 और ऑप्शन डी 20। कितने आंसर आएंगे? कौन सा आंसर आएगा? बता भाई पारस जी। हाँ बिल्कुल, आपने स्टार देख लिया है, इसका मतलब 20। एरेकिडोनिक अम्ल, किडनी 20 मैच हो रहा है, किडनी फेल हो जाती है लोगों की। एरेकिडोनिक, किडोनिक है किडनी, ध्यान में रखेंगे। अब सिंपल लिपिड्स के एग्जांपल देखें, ये सिंपल लिपिड्स हैं। पामेटिक एसिड है, एरेकिडोनिक अम्ल है, ग्लिसरॉल है, उपरोक्त सभी क्या है? सिंपल लिपिड्स। बात समझ में आ गई? ये सारे एग्जांपल क्या है? पामेटिक अम्ल, ये सारी चीजें क्या है भैया? सिंपल लिपिड्स के एग्जांपल्स हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। ग्लिसरॉल होता है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। सिर्फ ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल में क्या होता है, इसका केमिकल नाम क्या होता है? ये प्रश्न आ गया ना, तो ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिलेंगे नहीं कि इस प्रश्न को लेकर के ध्यान में रखना इस बात को कि ग्लिसरॉल जो होता है क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी एथेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी पेंटेन या ट्राई हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब बताओ आंसर लग रहा है भैया, प्रश्न आंसर दिख रहा है आपको, लेकिन आपको पता था या नहीं पता था? ईमानदारी से बता दो। नहीं पता था, नहीं पता था ना। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज द राइट आंसर। ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। बात समझ में आ गई? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है क्या? ग्लिसरॉल। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए फैक्ट्स, यहां से भी प्रश्न बनता है कि बहुत सारे लिपिड्स में वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल दोनों पाए जाते हैं। बहुत सारे लिपिड्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है? वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल दोनों पाए जाते हैं। इनमें वसीय अम्ल ग्लिसरॉल से एस्ट्रीकृत होते हैं। मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूं कि एस्ट्रीकृत, आप लोगों से पूछ ले वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो है वो किसके कारण बनते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं? ऑक्सीडेशन के कारण है, कोई क्या है भाई न्यूट्रलाइजेशन के कारण है ना, तो आपको सिलेक्ट करना पड़े, तो एस्ट्रिफिकेशन के कारण आप ध्यान में रखेंगे। यहां प्रश्न बनते हैं क्योंकि एनसीईआरटी
वर्ड टू वर्ड वर्शन बनाती है, हर लाइन टू लाइन बनाती है। तो यहाँ यह पॉइंट आउट आपको ध्यान में रखना है। मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं ना। एक ग्लिसरॉल का अणु जुड़े तो मोनोग्लिसराइड हो जाएगा, दो जुड़े तो डाइग्लिसराइड हो जाएगा, तीन जुड़े तो ट्राइग्लिसराइड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसको ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, कोई खास यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। नेक्स्ट और देखेंगे, कुछ लिपिड्स जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, फास्फोरस व फोस्फोराइलेशन जो है ना, उसमें कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। ठीक है भाई, फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोराइलेशन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो इसमें मिलते हैं। ठीक है ना, फास्फोरस पाया जाता है तो ऐसे लिपिड क्या कहलाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स कहलाते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है, कौन सा एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड्स का, एक एग्जाम्पल बताइए आप। फॉस्फोलिपिड्स का एग्जाम्पल पता नहीं है, चलो बता देते हैं भैया। क्या क्या है, एक तो लेसिथिन, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है नीट का, ये प्रश्न पूछा गया है। फॉस्फोलिपिड्स का एग्जाम्पल क्या है, लेसिथिन है। और एक और मैं बता देता हूं जो आपकी कब्बू में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखना, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। और बहुत शानदार प्रश्न आता है कि कोशिका झिल्ली में, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला कौन सा फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, लेसिथिन। कौन सा है, लेसिथिन। किसमें पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जटिल लिपिड्स, जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो होते हैं ना, वो किसमें पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स किसमें पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, माइलिन शेथ जो होती है ना, वो जटिल क्या है, माइलिन आसद पाया जाता है, माइलिन शेथ पाए जाते हैं न्यूरॉन में। तो वे क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड है, जैसे जटिल ऊतक है, जटिल लिपिड्स है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान में रखेंगे, आगे की बात क्या बता रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, नहीं आता। देखिए क्या होता है, कुछ प्लांट्स में, स्पेशली प्लांट्स में है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जीवाणु वगैरह जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और जैसे मान लो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट्स में बनता है कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, फैट्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके कार्य, इनके फंक्शन से अपने को पता है कि ये उस प्लांट में या उस ऑर्गेनिज्म में कुछ कार्य करता है, उनका कार्य पता होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे और प्रोडक्ट प्लांट्स में बनते हैं, बैक्टीरिया में बनते हैं, ठीक है ना, जीवों में बनते हैं, जिनका कार्य अभी तक अपने को पता नहीं है, उनका फंक्शन ही पता नहीं है, लेकिन वो जो है ना इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो औषधीय, जिन औषधियों में, मेडिसिन में उनका महत्व है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाएंगे। एग्जाम में अगर पूछे तो क्या देखेंगे, वो इसमें देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, थोड़ा सा और देखेंगे पहले। देखिए मैं बता देता हूं आपको, देखिए मेटाबोलाइट्स को अगर रीड करेंगे ना, तो यहां से अपन रीड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि जीवों के ऊतकों, टिश्यूज में या ऑर्गेन्स में या फिर सेल्स में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं, ठीक है ना, जिसको कहेंगे मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, उसके फलस्वरूप कई प्रकार के सब्सटेंसेस बनते हैं, जिनको क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के कारण अपनी बॉडी में कई प्रकार के, अपनी बॉडी में, प्लांट्स बॉडी में है, बैक्टीरिया में है, ठीक है, फंजाई में है, इनमें क्या है, कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं, आपको पता है। उन सब्सटेंसेस को अपन क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिए, एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स,
ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बात समझ में आ रही है? एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, दूसरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना, उनका अपने को फंक्शन पता है, इनका कार्य, ज्ञात कार्य करते हैं, इनको पता है कि भाई एमिनो एसिड्स क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, विटामिन क्या करते हैं। सही बात है ना, सबको पता है, तो इनका कार्य ज्ञात है। और इनकी सामान्य फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है ना, उनकी भूमिका अपने को पता है कि ये अपने शरीर में ये काम करेंगे। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उनको अपन को पता है, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाएंगे। जैसे मान लो एमिनो एसिड्स है, इनके बारे में अपन को पता है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं भैया, ठीक है ना। शुगर के बारे में अपने को पता है भैया, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं भैया, ठीक है ना। प्रोटीन्स के बारे में पता है अपने क्या है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है भैया, ठीक है ना, ठीक है ना। लिपिड्स के बारे में पता है, अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं भैया, सबको पता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंसेज जिनकी फिजियोलॉजी प्रोसेस के बारे में अपने को पता है, जिनका फंक्शन के बारे में पता है, वे क्या कहलाएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाएंगे। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसे कहेंगे, कि जिनमें ये बनते हैं उनमें उनकी भूमिका ज्ञात है। जिन प्लांट्स में, जिन टिश्यूज में, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिन बैक्टीरियाज में ये बनते हैं ना मेटाबोलाइट्स, पता ही नहीं है क्या काम करते हैं भैया। उस जीव के लिए क्या काम है, क्यों उपयोग है। गोंद लग गया भाई, पेड़ है, उसके गोंद लग रहा है, अब उस गोंद का पेड़ क्या करता है, पेड़ में उस गोंद की क्या भूमिका है। अपन तो खा लें, चलो लड्डू बना के खा लेंगे, लेकिन पेड़ क्या करता है उसका कोई पता नहीं है। इसलिए उसको क्या कहते हैं अपन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। पिगमेंट्स है, ठीक है ना, ठीक है, जेंथोफिल्स है, एंथोसाइनिन है, क्या करता है पेड़, पता ही नहीं है भैया, तो वह क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। मोर्फिन, कोडिन, ये एल्कोलाइड्स हैं, पता नहीं है क्या काम करते हैं भैया, ठीक है। कोई बहुत सारे, तो रबड़, रबड़ क्या काम आता है पेड़ पौधों के भैया, रबड़ के पेड़ में लेटेक्स जो बन रहा है, उस पेड़ के क्या काम का है, वो दूध क्या काम का है, लेटेक्स, कोई पता नहीं है ना, तो वह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। मतलब जिनमें ये बनते हैं उनमें उनकी भूमिका ज्ञात है, उनका फंक्शन अपने को पता नहीं है, और ये मानव कल्याण के लिए उपयोगी है। मनुष्य के लिए तो बहुत काम किए हैं भैया, टायर बना लो रबड़ से, ठीक है, गाड़ी चला लो रबड़ से, इरेजर बना लो, पेंसिल से डायग्राम खराब हो गया तो मिटा लो। फिर औषधियां, मेडिसिन खूब सारी इनसे बनती हैं। एल्केलॉइड्स इनसे प्राप्त होता है, फ्लेवेनॉइड्स प्राप्त होते हैं, वाष्पशील तेल प्राप्त होता है अपने को, एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है, सेंट, इत्र प्राप्त होता है, और पिगमेंट्स प्राप्त होते हैं, गोंद प्राप्त होते हैं, मसाले प्राप्त होते हैं। इतनी सारी चीजें पेड़ पौधों में बनती हैं, जिनको पेड़ पौधों में क्या उपयोग है उसका पता नहीं है। ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, ऐसे मेटाबोलाइट्स क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। ये ध्यान से देखना इस बात को। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं, ये आप देखेंगे भैया, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखेंगे, एल्केलॉइड्स में कौन कौन से, पहले तो पिगमेंट्स देखिए, केराटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ठीक है, ये क्या है, केराटिनॉइड्स, पिगमेंट्स है, ध्यान रखना। ये टेबल बनाकर के आप लोगों से तुलनात्मक सही करवा लेंगे भैया, समझ गए। फिर क्या है, एल्केलॉइड्स कौन कौन से हैं, मॉर्फिन है, कोडिन है, या कोडिनेक्स भी कहते हैं इसको, क्या है ये, एल्केलॉइड्स है। फिर टर्पिनॉइड्स कौन कौन से हैं, याद रखना, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स, टर्पिनॉइड्स हैं, मोनोटर्पिन व डाइटर्पिन। एसेंशियल ऑयल, आवश्यक तेल हिंदी में लिख रखा है, एसेंशियल ऑयल कहते हैं इनको। एसेंशियल ऑयल कौन सा है, नींबू ग्रास तेल, नींबू घास तेल, ठीक है, एसेंशियल ऑयल है। फिर टॉक्सिन कौन कौन से हैं, पर्सन, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो चीज आपको डायरेक्ट लिंक नहीं करती वो इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिन, टॉक्सिन बनता है कौन सा है, एब्रिन व रिसिन, ठीक है। एब्रिन व रिसिन क्या है, टॉक्सिन है, ध्यान में रखना। एब्रिन क्या है, टॉक्सिन है, और रिसिन क्या है, टॉक्सिन है। एब्रिन रिसिन टॉक्सिन, एब्रिन रिसिन टॉक्सिन, एब्रिन रिसिन टॉक्सिन, याद समझ में आ गई बात को। लेक्टियंस, लेक्टियंस क्या है, इसको भी याद करना है, इंपॉर्टेंट है, जहां लिख दिया वो इंपॉर्टेंट है। एब्रिन रिसिन टॉक्सिन है। एसेंशियल ऑयल नींबू घास तेल, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे समझ में आ जाता है, ठीक है। टर्पिनॉइड्स में भी समझ में आ जाता है, मोनोटर्पिन्स है और डाइटर्पिन्स है। एल्केलॉइड्स, मॉर्फिन व कोडिन, ये भी समझ में आ जाता है जनरली। और पिगमेंट्स जो होते हैं ना, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ये भी पिगमेंट्स है, ये भी समझ में आ जाता है।
इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि टॉक्सिन समझ में नहीं आता कौन सा टॉक्सिन है इसमें, तो एब्रिन टॉक्सिन है और रिसिन टॉक्सिन है। प्रश्न 2 बनता है, जहां पर लिख दिया वहां प्रश्न बनता है, ध्यान में रखना। और लेक्टियंस कौन कौन से हैं? कॉनकैनावेलिन ए, कॉनकैनावेलिन ए क्या है? लेक्टियंस है, ध्यान में रखना। ड्रग्स, ये ड्रग्स औषधि है, मेडिसिन है एक तरह से। आपको पता है विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन औषधि जो है वो किस काम में आती है? विनब्लास्टिन कैंसर की औषधि विनब्लास्टिन, बहुत बार प्रश्न आता है। कर्कुमिन, ये सब क्या है? ड्रग्स हैं। विनब्लास्टिन व कर्कुमिन ड्रग्स हैं, याद रखना जरूरी है। और पॉलीमर पदार्थ कौन कौन से हैं? रबड़ है, गोंद है, सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज। बात समझ में आ गई? ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, यहां से प्रश्न आप लोगों के सामने बनता है। ठीक है, अब नाइट्रोजनिक क्षारकों का और आपके प्रश्न बच रहे हैं, और भी बच रहे हैं, वो अगली क्लास में हम आप लोग रीड करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।